जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 के री एग्जाम जो हुआ था उसमें 23 अगस्त 2024 के दोनों शिफ्टों में पूछे गए जीएस के 76 प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप प्रत्येक प्रश्न का सटीक उत्तर, एक्सप्लेनेशन और अन्य विकल्पों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको होगी। 76 क्वेश्चन का फास्ट रिवीजन हो पाएगा। क्वेश्चन जो है रिपीट हो सकते हैं। एग्जाम का एग्जैक्ट ट्रेंड पता चलेगा, किस लेवल में किस दिशा में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दोस्त, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना हमें प्रेरित करता है अगले वीडियो लाने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 23 अगस्त 2024 के फर्स्ट शिफ्ट में जीएस के 38 प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, कांचीपुरम में ये राजधानी इनकी स्थित थी। पल्लव राजवंश की बात करें तो ये दक्षिण भारत की एक महत्वपूर्ण शासक रहे हैं। जो महाबलीपुरम मंदिर इन्हीं शासकों द्वारा निर्मित है, जो यूनेस्को का वैश्विक धरोहर स्थल है। अन्य ऑप्शन की बात करें तो तंजावुर जो है वो चोलों की राजधानी थी। मैसूर ये हैदर अली और टीपू जैसे शासक यहाँ से संबंधित हैं और बाद में ये वाडियार वंश की राजधानी बन जाती है। और मदुरई जो थी ये पांड्यों की राजधानी थी। आप हमें कमेंट में बताइए कि चेरों की राजधानी कहाँ थी। आप कमेंट में बताएंगे तो आपका भी इंटरेक्शन बना रहेगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। द स्कारलेट लेटर किसने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन से हो जाएगा, नाथानिएल हाथोर्न ने लिखा था। ये द स्कारलेट लेटर जो है ये प्रसिद्ध अमेरिकन नोवेल है जो 1850 में प्रकाशित हुई थी। तो आप देख सकते हैं ये जो विदेशों में जो फेमस बुक हैं, जो राइटर हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आप जरूर अच्छे से पढ़ के जाएं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्ट्रिक्स नामक सुविधा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला ऑप्शन से हो जाएगा, स्नैपचैट में ये स्ट्रिक्स नामक सुविधा है। अगर आप स्नैपचैट यूज करते होंगे तो आप इसके बारे में जानते होंगे। जो स्ट्रिक्स है वो स्ट्रिक्स फीचर जो है ये स्नैपचैट में है। ये रोज स्नैप भेजने से स्ट्रिक बनती है और ये लोगों से जुड़ने के लिए ये जो है इसका यूज किया जाता है। अन्य ऑप्शन की बात करें तो इंस्टाग्राम और फेसबुक में रील्स जैसी चीजें हैं और ट्विटर में ट्वीट किया जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वित्तीय स्थिरता बोर्ड FSB क्या करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन से हो जाएगा, यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। अगर आप प्रश्न को पढ़ेंगे तो आप प्रश्न को ऑप्शन से रिलेट कर पाएंगे। तो ऑप्शन के थ्रू ऐसे प्रश्नों का आंसर दीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो देखिए यहाँ पे वित्तीय स्थिरता यहाँ पर भी है, वित्तीय स्थिरता यहाँ पर भी है। तो ये दोनों लिंकेज है, इस तरह से आप लिंक करके प्रश्नों का सही उत्तर लगा सकते हैं। अन्य ऑप्शन की बात करें तो यह विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाए क्योंकि ये वर्ल्ड बैंक करता है। अगला बी वाला ऑप्शन है, यह अपने सदस्य देशों के विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंध करता है। तो ये जो रिजर्व बैंक होते हैं देशों के वो ऐसा काम करते हैं। यह दुनिया भर में केंद्रीय बैंकों के लिए ब्याज दरों को नियंत्रित करता है। तो ये जो अलग अलग देशों के जो रिजर्व बैंक होते हैं ये दोनों काम करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला हो जाएगा ऑप्शन, अमिताभ बच्चन को चुना गया था। जीएसटी का जो लोगों को इसके प्रति जागरूकता कैंपेन के लिए इन्हें चुना गया था। अन्य ऑप्शन की बात करें तो जीएसटी के बारे में बात करें तो दोस्त जीएसटी इसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और ये जो है कई अप्रत्यक्ष करों को हटा करके देश में वन टैक्स वन राष्ट्र के लिए ये इस संकल्पना के उद्देश्य से इसे लाया गया था। पूरे देश में एक टैक्स लागू हो। और इसमें इसे कब लाया गया था? तो 1 जुलाई कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को ये लागू हुआ था पूरे देश में। और ये जो 101वां संविधान संशोधन जो 2017 में लाया गया था उसके माध्यम से इसे लाया गया था। ठीक है, अन्य ऑप्शन की बात करें तो दीपिका पदुकोण जो है ये फैशन जो ब्रांड के लिए इन्हें एम्बेसडर नियुक्त किया जाता है। शिल्पा शेट्टी को फिटनेस के लिए और शाहरुख खान को ये कमर्शियल जो है बिजनेस के लिए ये ऐड के लिए इन्हें चुना जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, सिगफ्रीड लाइन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिगफ्रीड लाइन जो है जर्मनी की डिफेंस लाइन है और ये 1930 के दशक में नाजी जर्मनी द्वारा बनाया गया था। ये जर्मनी की पश्चिमी सीमा को सुरक्षित रखता है। ये 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार के समय मित्र देशों ने इसी लाइन को तोड़ करके जर्मनी पर वार किया था। अन्य ऑप्शन की बात करें तो एक और रेखा है मैजिनॉट लाइन। मैजिनॉट लाइन जो है ये
फ्रांस की डिफेंस लाइन है जो 1930 में जर्मनी की सुरक्षा के उद्देश्य से बनाया गया था। अन्य ऑप्शन की बात करें तो KW लाइन जो है, KW लाइन ये बेल्जियम की डिफेंस लाइन है। 49वीं पैरेलल लाइन जो है ये अमेरिका और कनाडा की जो है बाउंड्री को निर्धारित करता है। और सेंगल लाइन जो है ये इटली की डिफेंस लाइन है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन से हो जाएगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। इस तरह से देख सकते हैं विदेश व्यापार ये ट्रेड से रिलेटेड है, तो ट्रेड वाला जो है ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कुछ लोग विदेश मंत्रालय पे लगा सकते हैं, तो ये विदेश मंत्रालय नहीं होगा क्योंकि ये व्यापार ट्रेड से रिलेटेड है, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय इसके अंतर्गत आ जाएगा। बाकी अन्य ऑप्शन तो एकदम मैच नहीं करते हैं, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला यूरेनियम। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो परमाणु ऊर्जा जो है ये नाभिकीय रिएक्टरों में इसका नाभिकीय रिएक्टर के द्वारा यूरेनियम और प्लूटोनियम का यूज करके जो है जो इलेक्ट्रिक ऊर्जाएं बनाई जाती है, एनर्जी बनाई जाती है। अन्य ऑप्शन की बात करें तो सिलिकॉन जो है इसे जो इलेक्ट्रिक चिप्स होते हैं जो कंप्यूटर मोबाइल में यूज किया जाता है उससे इसी से बनाया जाता है। हाइड्रोजन ये ज्वलनशील गैस है और कार्बन जो है ये जीवाश्म द्वारा उत्पन्न होता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर जो है इसके नोएडा इसी के अंतर्गत आता है। और नोएडा और ग्रेटर नोएडा इसी के पार्ट हैं। तो बुलंदशहर मथुरा ये बहुत दूर हैं, गाजियाबाद उसके नज़दीक है, लेकिन गौतम बुद्ध नगर जो है ये नोएडा और ग्रेटर नोएडा इसी के अंतर्गत आते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। बहुत ही आसान सा बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो आप इस तरह से देखिए किस तरह से दिवस पूछे जा रहे हैं, इसको आप जरूर लर्न करके अच्छे से जाइए। जो फेमस हैं जो इम्पोर्टेंट है उसे आप जरूर अच्छे से पढ़ के जाइए। अन्य ऑप्शन की बात करें तो 10 अक्टूबर को दोस्त मेंटल हेल्थ दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय के प्रमुख कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला अमित शाह जो है ये गृह मंत्रालय संघ के गृह मंत्री हैं। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, वर्तमान में भी हैं, 2024 में भी थे। अन्य ऑप्शन की बात करें तो नरेंद्र मोदी जी ये प्रधानमंत्री हैं, राजनाथ सिंह ये रक्षा मंत्री हैं, नित्यानंद राय जो है ये राज्य गृह मंत्रालय इनके अंतर्गत आता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन से हो जाएगा 1885 में हुआ था। एओ ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था और इसकी जो पहली बैठक हुई थी वो बम्बई में हुई थी। और पहले जो है इसकी अध्यक्षता किसने किया था? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। इसको आप ध्यान में रखिए। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला हो जाएगा कलकत्ता में। दमदम जो है ये पहला दमदम जो है ये पहला जो है भारत का हवाई अड्डा था। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में व्यवसायों के लिए सेवाओं हेतु जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट सीमा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा 20 लाख, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं जीएसटी पंजीकरण के लिए ये थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? तो ये सेवा हेतु जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिमिट इसे के नाम से भी इसे जानते हैं। तो जब कोई व्यक्ति कोई सेवा दे रहा है, जैसे कोचिंग चला रहा है, सैलून चला रहा है, तो अगर वो उसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन की सीमा राज्य के जिस राज्य में है वहाँ पे उस निर्भर करता है। अलग अलग राज्यों की अलग होती है, लेकिन अधिकांश राज्यों की ये 20 लाख होती है। ये ऐसा होता है कि अगर पूरे वित्तीय वर्ष में कमाई अगर 20 लाख से अधिक है तो उसे जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य होता है। कुछ विशेष श्रेणी के राज्य होते हैं जहाँ पे इसकी सीमा जो है 10 लाख है। ठीक है, 10 लाख है। और वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट राज्य और जो पहाड़ी राज्य हैं उनके लिए जो है ये जो रजिस्ट्रेशन लिमिट है वो 10 लाख है। और लेकिन जो अधिकांश जो राज्य हैं वहाँ पे 20 लाख इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए जीएसटी से 2 क्वेश्चन आ गए हैं, तो जीएसटी को अच्छे से पढ़िएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सी ऐसे यहाँ पे ऑप्शन भरा जाएगा? मैं दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग हैकर को आपके खाते की जानकारी चुराने और कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इमेज फिशिंग हो जाएगा। ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। इमेज फिशिंग के माध्यम से जो है ये हार्मफुल इमेज के माध्यम से फाइल द्वारा इसे डेटा चोरी किया जाता है। अन्य ऑप्शन की बात करें तो कैट फिशिंग जो होता है वो
फेक आइडेंटिटी के माध्यम से जो है आपकी संवेदनशील किसी व्यक्ति की संवेदनशील जानकारी जो है एकत्रित किया जाता है। वीपीएन क्या है? तो वीपीएन जो है ये सिक्योरिटी नेटवर्क है। और स्मिशिंग क्या है? तो स्मिशिंग जो है ये मैसेज एसएमएस के माध्यम से फिशिंग की जाती है, तो लोगों की संवेदनशील जानकारी मांगी जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्रोएशिया की गणराज्य की राजधानी क्या है? तो क्रोएशिया की राजधानी सी वाला ऑप्शन सी हो जाएगा, जाग्रेब इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अन्य ऑप्शन की बात करें तो क्रोएशिया दोस्तों ये यूरोपीय कंट्री है, ठीक है, जो नीचे पड़ता है, जो इटली के ऊपर है थोड़ा सा। तो अन्य ऑप्शन की बात करें तो हंगरी जो है ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है। नैरोबी ये जो केन्या की राजधानी, असंसियन जो है ये पराग्वे की राजधानी है। तो इस तरह से आप जो इम्पोर्टेंट जो देश हैं और जो फेमस देश हैं उनकी आप राजधानी अच्छे से पढ़ के जाइए, उनको पढ़िए ही पढ़िए, लेकिन जो छोटे जो हैं इंपॉर्टेंट जो हैं उनको अच्छे से लर्न करके जाइए। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आतंकवाद से जुड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सी वाला ऑप्शन से हो जाएगा, ये अधिकारियों को संभावित खतरों को अधिक तेजी से पहचानने में सहायता करता है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आतंकवाद से अगर लड़ने में सूचना अगर साझा करना किन तरीकों से महत्वपूर्ण है, तो ये क्यों महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? तो अगर कोई खतरा है, अगर उसकी कोई आतंकवादी कहीं अंजाम देने वाला है, कहीं आतंक फैलाने वाला है, अगर वहाँ जानकारी मिल जाती है तो खतरों को अधिक तेजी से पहचानने में सहायता मिलती है। तो ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अन्य ऑप्शन को देख लेते हैं। ये आतंकवादी संगठनों को सुरक्षा एजेंसियों द्वारा हमलों को अधिक प्रभावी ढंग से समन्वित करने में सहायता करता है। आतंकवादी संगठनों को ऐसा हेल्प नहीं करता है, तो ये आतंकवादी संगठनों के लिए है। ठीक है, ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए तो तब जाके क्लियर होगा। ठीक है, तो ये आतंकवादी संगठनों के लिए नहीं है, ये अधिकारियों के लिए है। ठीक है, जो कर्मचारी होते हैं देश के अंदर उनके लिए हेल्प करता है। अन्य देशों के साथ संबंध तो सुधारता है, लेकिन ये प्रमुख कारण नहीं है इसका। यह सेना की क्षमताओं को मजबूत करता है, ये भी प्रमुख कारण नहीं है, लेकिन इसका जो मुख्य जो रीजन है वो सी वाला आंसर सही हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन देखिए बहुत ही आसान होते हैं, बस लॉजिकल थोड़ा सा होना पड़ेगा, शब्दों को अच्छे से पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके आंसर यहाँ पे बहुत ही आराम से लर्न हो जाएंगे। ये कंसेप्ट बेस्ड है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन भूमि के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, भूटान इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूटान का पुराना नाम जो है वो ड्रक यूल है इसका पुराना नाम। ठीक है, तो जिसका अर्थ होता है थंडर ड्रैगन, द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन, इसका अर्थ होता है। ठीक है, और अन्य ऑप्शन की बात करें तो म्यांमार को गोल्डन लैंड के नाम से जानते हैं, नेपाल को हिमालयन कंट्री के नाम से जानते हैं, और बांग्लादेश को कंट्री ऑफ रिवर्स के नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, किस निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे इंस्टाग्राम है, गूगल नहीं है। गूगल जो है ये सर्च इंजन है और एक टेक्नोलॉजी कंपनी है एक, और ट्विटर और फेसबुक ये जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है जो आप यूज करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार को प्रदूषण संवर्धन त्वरित यूट्रोफिकेशन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला हो जाएगा, जल प्रदूषण। ये जो है इसे यूट्रोफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। यूट्रोफिकेशन क्या होता है? ये पानी में पोषण बढ़ने से एल्गी का तेजी से बढ़ना, जो उर्वरक होते हैं खेतों में छिड़क किए जाते हैं, कीटनाशक होते हैं, जब ये वर्षा के माध्यम से, जल के माध्यम से ये जलों में जल की बड़ी मात्रा में जाते हैं, तो वहाँ पे एल्गी जैसी चीज़ें हैं जो वहाँ पे पौधे, छोटे छोटे पौधे होते हैं, उनके लिए पोषण का काम करते हैं, तो वो वृद्धि बहुत तेज़ी से करते हैं, तो इसे यूट्रोफिकेशन के नाम से जानते हैं। तो ये जल प्रदूषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, चिंतामणि द्वारका नाथ देशमुख, जिसे सीडी देशमुख के नाम से जानते हैं। और ये जो है ये स्वतंत्र भारत के पहले जो है भारतीय गवर्नर थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के ये, और ये पहले भारतीय गवर्नर भी थे। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अन्य ऑप्शन की बात करें तो ये उर्जित पटेल जो हैं, ये 2016 में जब नोटबंदी हुआ था उस समय ये जो आरबीआई के गवर्नर थे। शशिकांत दास इसके पहले गवर्नर थे, लेकिन वर्तमान में कौन है? ये संजय मल्होत्रा हैं, और इसके पहले शशिकांत जो है दास थे। ठीक है, डी सुब्बा राव की बात करें तो ये 2008 से लेकर के 2013 के बीच में आरबीआई के गवर्नर रहे हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला भाग 4 जो है वो डीपीएसपी से रिलेटेड है। डीपीएसपी की बात करें तो ये भाग 4 में है, आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के 51 में इसका प्रावधान किया गया है और ये आयरलैंड के संविधान से ये लिया गया है और ये जो है राज्यों के लिए मूलभूत होते हैं कि ये राज्य जो है इसको ध्यान में रख के कानून बनाए। अन्य ऑप्शन की बात करें तो भाग 5 में संघ सरकार के बारे में प्रोविजन किया गया है, भाग 2 में नागरिकता और भाग 3 में मौलिक अधिकार से रिलेटेड। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पुस्तक ए लाइफ मिस स्पेंट किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया था। वैसे ये हिंदी लेखिका है लेकिन देखिए इंग्लिश में लिखा गया है तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, महादेवी वर्मा हो जाएगा। महादेवी वर्मा की बात करें तो ये छायावादी युग की प्रमुख लेखिका रही हैं। यामा और दीपशिखा इनकी जो है प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अन्य ऑप्शन की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और 1929 में ये लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इनकी एक बहुत ही फेमस बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इन्होंने लिखा था। अन्य ऑप्शन की बात करें तो बी वाले की बात करें तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये कविता लेखन के लिए प्रसिद्ध हैं। जैसे इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं राम की शक्ति, पूजा, अनामिका और परिमल। और मैथिली शरण गुप्त जो है ये भारत भारती इनकी एक प्रसिद्ध कविता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा, वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन, बिखराव। ये राइट आंसर हो जाएगा। जब वायुमंडल में जो सूर्य की किरण निकलती है तो वायु के अणुओं से टकराने के बाद जो है नीला रंग का तरंगदैर्घ्य कम होने के कारण वो बिखर जाती है, जिसके कारण हमें चारों तरफ जो है नीला रंग दिखाई देता है। ठीक है, तो इस वजह से जो है ये जो है आसमान नीला दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रमन सुब्बा राव जिनका हाल ही में निधन हो गया किस खेल से जुड़े थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, फुटबॉल से जुड़े थे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, क्या जानकारी ले सकते हैं इस प्रीवियस क्वेश्चन से। तो कौन सा खिलाड़ी जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है वो किस खेल से रिलेटेड है? ठीक है, किस क्षेत्र से रिलेटेड, ना सिर्फ खेल से बल्कि आप कल्चर से ले सकते हैं कि कौन सा यंत्र बजाते थे या किस डांस से वो रिलेटेड हैं। तो अभी हाल ही में जैसे कोई पद्म अवार्ड पाया है, पद्म विभूषण पाया है, तो वो किस क्षेत्र से हैं, तो ये सारी चीज़ें आप जान सकते हैं। जैसे यूपी स्पेशल की बात करें तो एन राजम जो हैं इन्हें अभी हाल ही में पद्म विभूषण मिला है। ये उत्तर प्रदेश के बनारस घराने से रिलेटेड हैं जो वायलिन के लिए फेमस हैं, तो इन्हें पद्म विभूषण मिला है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप ध्यान में रखिए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रायद्वीप भारत में की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी, राइट आंसर हो जाएगा। ये भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो गंगा है, तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, इसीलिए इसे सब जो है दक्षिण की गंगा के नाम से भी जानते हैं। और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है जो नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है और बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। कृष्णा जो है महाबलेश्वर से निकलती है और बे ऑफ बंगाल में गिरती है। महानदी जो है अमरकंटक के पास से निकलती है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से, और ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। नर्मदा जो है ये पश्चिम की तरफ बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है और ये जो है अमरकंटक से निकलती है। डी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी तो गोदावरी, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एनएचआरसी का पूर्ण रूप क्या है? तो एनएचआरसी का पूर्ण रूप हो जाएगा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स यार ये वाला सी वाला, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया, सी वाला ऑप्शन सी होगा। ठीक है, बाकी देखिए यहाँ पे नेशनल ह्यूमन राइटिस लिखा है, ये गलत हो जाएगा। ह्यूमैनिटी लिखा है, ये गलत हो जाएगा। नेचुरल लिखा है, ये गलत हो जाएगा। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वर्ष 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, युवा हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1985 में युवा को इंटरनेशनल वर्ष घोषित किया गया था यूएन के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था? युवाओं की शिक्षा, रोजगार और विकास पर केंद्रित था। और बात करें 1907 बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है बच्चों के लिए ये 1979 में घोषित किया गया था। और
इंटरनेशनल वोमेन्स ईयर जो है ये कब घोषित किया गया था, तो 1975 में घोषित किया गया था। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यूएन क्या करता है कि सामाजिक जागरूकता के लिए किसी वर्ष को विशेष वर्ष घोषित कर देता है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन देखिए पूछा गया, काफ़ी पुराना है, फैक्चुअल है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा अनुसंधान विधियां उत्तरदाताओं की प्रक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने की सहायता करती है, तो इसका राइट आंसर होगा बी वाला ऑप्शन से हो जाएगा गुणात्मक। क्वालिटेटिव जो है ये अनुसंधान विधि ऐसी है जो व्यक्ति के विचार, व्यवहार, अनुभव, भावना को गहराई से समझता है, उनसे इंटरव्यू करता है, डिस्कशन करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गुणात्मक हो जाएगा। मिश्रित की बात करें, मिश्रित अनुसंधान रिसर्च जो है ये क्वांटिटेटिव, मात्रा आंकड़ों पे बात करता है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों होता है, ठीक है। और एक्शन की बात करें, एक्शन जो है, जो अनुसंधान है वो समस्या समाधान आधारित होता है। और मात्रात्मक की बात करें तो ये नाम से ही लग रहा है क्वांटिटेटिव है, आंकड़ों और नंबर पर आधारित होता है। तो इस तरह से हम आपको पूरा ऑप्शन दे रहे हैं, आपको देखिए प्रश्न बता रहे हैं, आप ऑप्शन बता रहे हैं, ताकि आपको ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए और ऑप्शन के थ्रू अगर आप जो ऑप्शन भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए, अगर दोबारा ये क्वेश्चन अगर रिपीट होते हैं तो आप सही कर सकें, ठीक है। देखिए हम पूरे क्वेश्चन इसी स्ट्रक्चर में बता रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपको अच्छे से प्रश्न और ऑप्शन अच्छे से समझ में आना चाहिए। आप कई क्वेश्चन जो है आपको ये क्वेश्चन जो है आप ऑप्शन के थ्रू भी सही कर सकते थे। यहाँ इसको पढ़ने के बाद भी आपको लगेगा कि इसका राइट आंसर बी ये वाला गुणात्मक ही होगा, ठीक है। क्योंकि इसको पढ़ने के बाद कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्ट आप आंसर आपके अंदर से इंट्यूशन से आता है कि अंदर इसका उत्तर होना बी ये गुणात्मक होना चाहिए, ठीक है। तो वो क्वेश्चन भी आपका सही होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। BRI का पूर्ण रूप क्या है, तो BRI का पूर्ण रूप हो जाएगा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। BRI क्या है, BRI का फुल फॉर्म बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है और ये चीन की एक वैश्विक परियोजना है। और इसका उद्देश्य क्या है, सड़क, रेल और बंदरगाह नेटवर्क विकसित करके जो एशिया, यूरोप और अफ्रीका के देशों को जोड़ने का प्रयास है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे भरा जाएगा, विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा की खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पीयर फिशिंग हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। स्पीयर फिशिंग जो होता है वो विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा को की खतरे में डालने के लिए कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं, ठीक है। अगले अन्य ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है स्पीयर फिशिंग में, तो किसी व्यक्ति को टारगेट करके उसको मेल भेजा जाता है, फेक ईमेल भेजा जाता है, फेक मैसेज भेज करके सेंसिटिव डेटा चुराया जाता है, उसे स्पीयर फिशिंग के नाम से जानते हैं। अन्य ऑप्शन की बात करें तो स्पैमिंग क्या है, तो बार बार अनवांटेड मैसेज किसी को भेजना स्पैमिंग कहलाता है। साइबर स्टॉकिंग क्या है, तो ये ऑनलाइन पीछा करना या ऑनलाइन परेशान करना किसी को, ये साइबर स्टॉकिंग कहलाता है। स्नीकिंग क्या है, तो स्नीकिंग जो है ये कोई साइबर टर्म नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो साइबर क्राइम से देखिए जो हमारा सिलेबस है वहाँ से एक क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन इस टाइप का मिल चुका है, तो उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, मार्च 2002 में घोषित किया गया था। और ये पहली राष्ट्रीय कृषि नीति थी और इसका उद्देश्य था कृषि विकास और किसानों की आय को बढ़ाना, इसका उद्देश्य था, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किस वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला। 2006 में जो है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का नाम बदल करके उसको जो है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद कर दिया गया 2006 में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2006, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो ह्यूमन राइट जो काउंसिल है उसका हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो मानवाधिकारों का संरक्षण को अधिक प्रभावी बनाना, उसका सुरक्षा करना, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, रस कुक जो है वो अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति हैं। और ये इन्हें लंबी दूरी के लिए ये प्रसिद्ध हैं, जिन्हें मैराथन कहा जाता है, लंबी दूरी की रनिंग के लिए। और ये हार्डेस्ट गीजर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत की संरक्षित बासमती की मांग की है किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान हो जाएगा, पाकिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा।
और भारत में कई जो हैं जीआई टैग, कई वस्तुओं को जीआई टैग मिला है। जीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है, जो एक स्थानीय लेवल से उसे वैश्विक जो पहचान दे दिया जाता है, उसे जीआई के नाम से जाना जाता है। और भारत का दार्जिलिंग चाय, बनारसी साड़ी, लखनऊ चिकनकारी जो है इन्हें जीआई टैग मिला हुआ है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। जो वर्ली चित्रकला है, वो वर्ली पेंटिंग जो है वो महाराष्ट्र की जनजातीय कला है। ये वर्ली वहाँ की ट्राइब है, वहाँ से भी आप लिंक कर सकते हैं इसको। और ये एक द्वीप भी है, जो महाराष्ट्र मुंबई है वो 7 द्वीपों से मिलकर बना है, बॉम्बे, हाई, ग्रेट कोलावा, वर्ली, ये जो है वहाँ से भी आप लिंक कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है? ज्यामिति चित्र आकृतियां बनाई जाती हैं, ठीक है। अन्य ऑप्शन की बात करें तो राजस्थान में जो है ये फड़ चित्रकला बहुत यहाँ की प्रसिद्ध चित्रकला है। और अन्य ऑप्शन की बात करें तो मध्य प्रदेश की गोंड चित्रकला फेमस है। और उड़ीसा की बात करें तो ये पट्ट चित्रकला यहाँ की बहुत ही फेमस पेंटिंग है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पट्ट चित्रकला जो है यहाँ की बहुत ही फेमस है। अगले क्वेश्चन की बात करें, चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, लखनऊ में चित्रकारी जो है वो वहाँ की इसकी उत्पत्ति हुई थी। और ये चिकनकारी जो है लखनऊ की पारंपरिक कढ़ाई है, इसे मुगल काल के समय इसका उद्भव माना जाता है। अन्य ऑप्शन की बात करें तो नोएडा जो है एक आधुनिक शहर है। और प्रयागराज जो है ये गंगा जमुना का मिलन स्थल है, इसलिए धार्मिक महत्व इसका इम्पोर्टेंस है। और वाराणसी की बात करूँ तो ये सिल्क साड़ी के लिए फेमस है, और ये भी एक धार्मिक स्थल है, और ये जो भारत का सबसे पुराने शहरों में से एक शहर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, समुद्री जल द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषण करना, ये महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण है। तो समुद्र जो है वातावरण से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर लेता है, जिसे कार्बोनिक एसिड बनता है, और ये पानी की अम्लीयता को बढ़ा देता है, जिसे समुद्री जीव और कोरल रीफ को नुकसान पहुंचता है। अन्य ऑप्शन की बात करें तो तेल का रिसाव जो है, ऑयल स्पिल जो है, ये जल प्रदूषण को बढ़ावा देता है। अत्यधिक मछली पकड़ने से बायोडाइवर्सिटी जो इफेक्ट होती है, समुद्री जल के तापमान में वृद्धि होने से ये जो है ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट बढ़ता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस तरह से दोस्त हमने 38 क्वेश्चन देख चुके हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 23 अगस्त 2024 के जो सेकेंड शिफ्ट के हम क्वेश्चन को देखते हैं। आगे बढ़े तो एक जो है कोट देख लेते हैं, एक लाइन देख लेते हैं। युद्ध जीते जाते हैं अभ्यास के दौरान, युद्ध वाले दिन तो बस प्रमाण दिए जाते हैं। बहुत ही अच्छी लाइन है। युद्ध जीते जाते हैं अभ्यास के दौरान, युद्ध वाले दिन तो बस प्रमाण दिए जाते हैं। तो दोस्त बहुत ही अच्छी लाइन है। युद्ध वाले दिन तो बस प्रमाण दिए जाते हैं, उसके पहले वो उसकी जो प्रैक्टिस करता है, अभ्यास करता है, वही युद्ध जीतता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जिस दिन आपका एग्जाम होगा वो उस दिन तो बस प्रमाण देना होता है। किस चीज़ का? कि आपने कितना सिलेबस रगड़ के पढ़ाई किया है, कितना प्रीवियस क्वेश्चन लगाया है, कितना उसके ट्रेंड को समझे हैं आप, सिलेबस को कितने अच्छे से पढ़े हैं, मॉक टेस्ट कितना लगाए हैं। जो इस पे जितना ज़्यादा मेहनत किया होगा वही जो है वहाँ पे अपना जो परचम लहराएगा वही विजयी होगा, ठीक है। तो जम के पढ़ाई करिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, अबुल कलाम आज़ाद राइट आंसर हो जाएगा। अबुल कलाम आज़ाद ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे और ये स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। अन्य ऑप्शन की बात करें तो पहला राजेंद्र प्रसाद जो है, इनकी आत्मकथा का नाम आत्मकथा, इनकी आत्मकथा का नाम ही आत्मकथा है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जो है ये द इंडियन स्ट्रगल लिखे हैं, और एल.के. आडवाणी जो है वो माई कंट्री माई लाइफ लिखे हैं। तो दोस्त हमारा उद्देश्य है कि आपको सिर्फ क्वेश्चन और आंसर नहीं बताना है, आप ना क्वेश्चन अगर ये ऑप्शन के थ्रू भी आप क्वेश्चन को सही कर सकें, इस तरह से आपको बताना है कि आपको ये भी समझ में आए, क्वेश्चन समझ में आए, और इसके अतिरिक्त जो है आपको जो ऑप्शंस हैं उसका भी आपको अच्छा खासा नॉलेज हो, ठीक है। तो इस तरह से आपके कई क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं, एक ही नहीं कई सारे क्वेश्चन आपको तैयार हो जाते हैं। यही स्ट्रक्चर के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एनपीए का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉन परफॉर्मिंग एसिड्स हो जाएगा। नॉन परफॉर्मिंग एसिड जो है ये पहला ऑप्शन हो जाएगा, गैर निष्पादित परिसंपत्तियां हो जाएगा। एनपीए क्या है? एनपीए इसका फुल फॉर्म नॉन परफॉर्मिंग एसिड हो गया, ये तो आप जान चुके हैं। लेकिन एनपीए होता है जो बैंक लोन देती है, अगर वो 90 दिनों के भीतर अगर वो मूलधन या ब्याज नहीं आता है तो उसे एनपीए घोषित कर देती है आरबीआई।
और ये एनपीए जो है वो अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक होता है, क्योंकि वो जो है ब्याज डूब जाता है, तो उसे नॉन परफॉर्मिंग एसिड के नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बाकी अन्य कोई ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में शेरा नृत्य मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन से हो जाएगा, बिजनौर में जो है ये शेरा नृत्य मनाया जाता है। और शेरा नृत्य जो है ये विशेष अवसर और त्योहारों पे मनाया जाता है। तो इस तरह से जो भारत के नृत्य हैं, उत्तर प्रदेश के नृत्य हैं, कला हैं, त्योहार हैं, उसको आप अच्छे से पढ़ के जाइए। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाहे वो ब्रज का क्षेत्र हो, बुंदेलखंड का हो, चाहे अवध का हो, चाहे पूर्वांचल का हो, उसकी सारी चीज़ों को आप अच्छे से लर्न करके जाइए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो नागरिक, डी वाला ऑप्शन से हो जाएगा, नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए सभी परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाना इसका उद्देश्य है। बात करें व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि की, तो इसका फुल फॉर्म होता है CTBT। ये 1996 में आया था, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। इसका उद्देश्य है नागरिक और सैन्य दोनों प्रकार के परमाणु परीक्षण पर रोक लगाना है, ताकि परमाणु हथियारों की वृद्धि ना हो सके। और इस पे भारत हस्ताक्षर नहीं किया है, इसे भेदभावपूर्ण मानता है कि इस तरह ये भेदभाव किया गया है, ठीक है, इसलिए इस पे भारत ने इस पे हस्ताक्षर नहीं किया है। अन्य ऑप्शन की बात करें, परमाणु हथियारों के उत्पादन पर प्रतिबंध ये नहीं लगाता है, तो कौन लगाता है? NPT लगाता है, NPT लगाता है। NPT नॉन प्रोहिबिशन ट्रीटी, कुछ इस तरह इसका फुल फॉर्म है। और ये 1968 में आया था, ठीक है, 1968 में आया था, ठीक है। ये जो है NPT जो है परमाणु हथियारों के उत्पादन पर रोक लगाता है। और बात करें परमाणु ऊर्जा की शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने का काम IAEA करता है, ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन। ये जो है इसका उद्देश्य होता है परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना होता है। अन्य ऑप्शन की बात करें तो अन्य ऑप्शन C वाला बचता है, मौजूदा परमाणु शस्त्र आगार को कम करना। तो ये जो है ये डिसआर्मामेंट, निशस्त्रीय संधि के उद्देश्य जो है ये इसको पूर्ण करता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है? तो आप बहुत ही फेमस है, आप जानते होंगे, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। खेल के लिए अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। और बात करें अर्जुन अवार्ड की, तो ये 1961 में शुरू किया गया था। ये 1961 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य जो खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। और इसमें पुरस्कार के तौर पर 15 लाख रुपए मिलता है। अर्जुन की जो तीर निशान लगाए हुए अर्जुन की जो है कांस्य प्रतिमा दी जाती है और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। बात करें अन्य ऑप्शन की, तो नृत्य के लिए जो है संगीत नाटक अकादमी है। और थिएटर नाटक के लिए जो है ये रंगमंच पुरस्कार दिए जाते हैं। साहित्य के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये छठवां क्वेश्चन होगा। यूडीएचआर मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा का कौन सा अनुच्छेद उत्पीड़न में शरण लेने का अधिकार की गारंटी देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन हो जाएगा 14, अनुच्छेद 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये उत्पीड़न से बचने के लिए दूसरे देशों में शरण का अधिकार देता है। और बात करें यूडीएचआर की, यूडीएचआर जो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो को 1948 में यूनाइटेड नेशन जो है इसको अपनाया था। और ये मानव अधिकारों का अधिकार इसे मानव अधिकारों का आधार इसे माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे नियम कानून बने, जैसे हमारा देश का संविधान है उसी तरह से मानव अधिकारों पर एक संविधान, एक नियम बनाया गया, जिसमें अलग अलग आर्टिकल में अलग अलग चीज़ों का प्रावधान किया गया। बात करें अन्य ऑप्शन की, तो 10वां जो है वो निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार देता है। ये निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार कौन देता है? तो आर्टिकल 10 जो है। और आर्टिकल 18 जो है वो विचार और धर्म की स्वतंत्रता का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 25 जो है वो जीवन स्तर और स्वास्थ्य के अधिकार के बारे में प्रोविजन करता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 2016 के विमुद्रीकरण के बाद आरबीआई को कितने प्रतिशत 500 और 1000 रुपए के नोट प्राप्त हुए थे? तो इसका राइट आंसर जो होगा राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन से हो जाएगा 98.96, लगभग 99% नोट इन्हें मिला था। कब? जब 2016 में जो विमुद्रीकरण हुआ था, डिमोनेटाइजेशन प्रधानमंत्री मोदी ने किया था, तो उस समय लगभग 99%, इसको आप ध्यान रखिए, लगभग 99% 500 और 1000 रुपए का नोट प्राप्त हुआ था, क्योंकि 500 और 1000 रुपए का नोट बंद कर दिया गया था। तो ये 99% लगभग ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ें।
आगे बढ़ें तो बात कर लेते थोड़ा सा विमुद्रीकरण, जो 2016 में विमुद्रीकरण हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? तो काला धन और नकली नोटों पर नियंत्रण लगाना था। लागू कब हुआ था? तो ये डेट याद रखिएगा, 8 नवंबर 2016 को ये लागू हुआ था। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, 98.96% जो है 500 और 1000 रुपए के नोट आरबीआई को वापस मिले थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1993 में मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन ने किसको अपनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वियना घोषणा को अपनाया था। और ये वियना जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी है, और ये वियना घोषणा जो है यह मानव अधिकारों की सुरक्षा और प्रोत्साहन पर केंद्रित थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्य विधानसभा में एससी और एसटी के लिए सीटों का आरक्षण को बढ़ाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन से हो जाएगा। 79वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एससी और एसटी के सीटों को आरक्षण को बढ़ाया है। उनको एक जो है राजनीतिक प्लेस मिले, एक समानता का जो है उनके विकास के लिए ऐसा किया जाता है। ये लगभग हर 10 साल में ऐसा किया जाता है। ठीक है, तो अन्य ऑप्शन की बात करें तो 42वां संविधान संशोधन, ये इसे मिनी संविधान संशोधन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे संशोधन किए गए। ये कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। इसमें बहुत सारे संविधान संशोधन हुए और उसमें जो है प्रस्तावना को लाया गया था। उसमें चेंज किया, प्रस्तावना को पहले ही था, उसमें चेंज किया गया था। जो पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता जैसे शब्द उसमें डाले गए थे। और जो चौथा जो 4A में संशोधन करके मौलिक कर्तव्य को लाया गया था, तो ये 42वें संविधान संशोधन में हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन को आगे जो ऑप्शन है 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन भी इम्पोर्टेंट है। कब, किस लिए? ये 44वां संविधान संशोधन 1978 में आया था। तो ये जो है कानून का अधिकार जो है ये मूल अधिकार से हटा करके 300A में ला दिया था। 300A में ला दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और 73वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1992 में आया था। 73वां संविधान संशोधन ये पंचायती राज व्यवस्था को लागू करता है और एक जो है 11वीं अनुसूची इसमें जोड़ी जाती है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकटक झील जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये मणिपुर में स्थित है। ये नॉर्थ ईस्ट का मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है और ये विश्व का पहला तैरता हुआ यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, जिसे केबुलाम जाओ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रस्तावना उद्देशिका में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ाने वाली बंधुता। अगर आप प्रस्तावना को पढ़ें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बंधुता हो जाएगा। राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। वैसे आप इसको पढ़ेंगे राष्ट्र की एकता और अखंडता तो लगेगा कि ये भाई संप्रभुता के बारे में बात कर रहा है, लेकिन अगर आप प्रस्तावना को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बंधुता के बारे में लास्ट में इसका प्रोविजन किया गया है। ठीक है, अन्य ऑप्शन की बात करें तो समता जो है किसकी समता? प्रतिष्ठा तथा अवसर की समता के बारे में बात करता है। न्याय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के बारे में बात करता है। संप्रभुता जो है ये अपने आप में ही एक इकलौता शब्द है जो अपने आप में ऐसे करता है कि भारत जो है अपने सारे नियम कानून, अपने अंदरूनी बाहरी निर्णयों के लिए सर्वोच्च है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाली सभी डेटा को फिल्टर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन से हो जाएगा फायर वॉल हो जाएगा राइट आंसर। ये एक सुरक्षा प्रणाली है जो हार्मफुल डेटा को रोकती है सिस्टम में आने से। बात करें अन्य ऑप्शन की तो एंटीवायरस जो है वो वायरस रिमूव करता है। कुकीज की बात करें तो ये ब्राउजर डेटा को स्टोर करता है। मालवेयर की बात करें तो ये नुकसान पहुंचाने वाला सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रणनीतिक उपयोग के लिए क्या शब्द है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला ऑप्शन से हो जाएगा सामाजिक माध्यम विपणन। ये इसके लिए उपयुक्त शब्द यूज किया जाता है। ये सामाजिक माध्यम विपणन जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का रणनीतिक उपयोग किया जाता है, जैसे ब्रांड प्रमोशन के लिए, बिजनेस ग्रोथ के लिए, ऑडियंस से जोड़ने के लिए। ठीक है, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म का यूज खूब किया जाता है।
अन्य ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे सामाजिक नेटवर्किंग के लिए हम फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं। ऑनलाइन बातचीत जो है सोशल नेटवर्किंग के लिए करते हैं। आभासी बातचीत जो हम ऑनलाइन जो बातचीत करते हैं वो आभासी बातचीत के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भूटान की राजधानी क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, थिम्पू। देखिए दोस्त, जो भारत के पड़ोसी देश हैं वहाँ से देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसको अच्छे से कवर कर लिए। राजधानी, मुद्रा, ठीक है, और कौन से रिलेशन है उसको अच्छे से याद करिए। ब्राजीलिया, ये ब्राज़ील की राजधानी है। और पोर्टो नोवा जो है ये बेनिन, ये अफ्रीकन देश है, ये पोर्टो नोवा वो उसकी राजधानी है। साराजेवो जो है ये बोस्निया और हर्जेगोविना की राजधानी है। भूटान को दोस्त द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है, जो पहले शिफ्ट में क्वेश्चन। भारत में सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, भूपेन हजारिका जो है भारत का सबसे लंबा नदी पुल है। और इसकी लंबाई की बात करें तो दोस्तों 9.15 किलोमीटर है। और ये किस नदी पे बना है? तो ये लोहित नदी जो है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी पर बना है। और इसे ढोला सादिया पुल के नाम से भी जानते हैं। अन्य ऑप्शन की बात करें तो रविंद्र सेतु जो हावड़ा ब्रिज जो है उसी का नाम रविंद्र सेतु भी है। और महात्मा गांधी सेतु की बात करें तो ये गंगा नदी पे बना पटना में स्थित है। और अन्ना इंदिरा गांधी ब्रिज जो है ये पंबन क्षेत्र, तमिलनाडु के पंबन ब्रिज, पंबन वाले क्षेत्र में ये स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन से हो जाएगा, अगस्त 1998 में सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड शुरू किया था। और इसका उद्देश्य क्या था? किसानों को आसान और सस्ता ऋण देना इसका उद्देश्य था। और ये नाबार्ड की सिफारिश पे लाया गया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत और वियतनाम के बीच साझेदारी से उनके क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य में किस प्रकार परिवर्तन आएगा? तो इसका राइट आंसर होगा वो रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा बढ़ाकर, ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों सही होगा? रक्षा सहयोग, अभी आपने देखा सुना होगा, करंट में पढ़ा होगा कि ब्रह्मोस मिसाइल हमने वियतनाम को दिया है, बेचा है। ठीक है, तो रक्षा सहयोग भी हम कर रहे हैं। समुद्री सुरक्षा की बात करें तो समुद्री सुरक्षा में चाइना से भी परेशान है वियतनाम, जो साउथ चाइना सी में, उस वहाँ पे बैलेंस करने के लिए भारत सहयोग कर सकता है। नौसैनिक अभ्यास होता है, उस पर भी भारत काम कर रहा है वियतनाम के साथ। तो रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा बढ़ाकर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जून 2024 तक लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन हैं? तो लोकसभा के विपक्ष के नेता जो हैं वो राहुल गांधी हैं। ये तब भी थे और अभी भी ये लोकसभा के विपक्ष के नेता हैं। बात करें राज्यसभा में विपक्ष के नेता की बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो है ये राज्यसभा के विपक्ष के नेता हैं। अन्य ऑप्शन की बात करें तो अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली की राजनीति से रिलेटेड हैं, अभी तो फिलहाल अपनी गद्दी से इन्हें हट गए हैं। सोनिया गांधी जो है ये कांग्रेस पार्टी की एक प्रमुख लीडर हैं और राहुल गांधी की माता जी हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन से हो जाएगा, अमीर खुसरो जो है तुगलकनामा के लेखक है। इन्हें तूतीय हिंद यानी भारत का तोता के नाम से भी जाना जाता है। अन्य ऑप्शन की बात करें तो जियाउद्दीन बर्नी जो है तारीख फिरोज शाही लिखा है इन्होंने। और इब्न बतूता जो है ये मोरक्को का यात्री था जिसने रिहला नामक बुक लिखा है। और ये मोहम्मद बिन कासिम के दरबार में आया था, वहाँ पे काजी के पद पर नियुक्त किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी क्या करती है? तो ये जो है दुनिया भर में क्या करती है? ये अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग को बढ़ावा देती है। तो ये वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। अक्षय ऊर्जा एजेंसी है तो अक्षय ऊर्जा को ही तो बढ़ावा देगी। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को विकसित करने का काम IAEA का है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन का है। ठीक है, अन्य ऑप्शन की बात क्या करें, इसका जो ये इरेना का जो हेडक्वार्टर है ये अबू धाबी में है। ये जो है इरेना जो है अक्षय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा यानी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसी चीज़ों को बढ़ावा देती है। आगे बढ़ते हैं। वैश्विक आतंकवादी विरोधी प्रयासों के समन्वय के लिए किस संस्था को जिम्मेदार माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, UNCCT। वैसे इसका फुल फॉर्म तो नहीं दिया है लेकिन आप जानते रहिए UN काउंटर टेररिज्म सेंटर इसका फुल फॉर्म है। और ये जो है इसका उद्देश्य जो है वैश्विक स्तर पर आतंकवाद विरोधी प्रयासों को बढ़ावा देना है, जैसे ट्रेनिंग के थ्रू और स्ट्रेटजी के थ्रू अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना है। अन्य ऑप्शन की बात करें, अगर आप अन्य ऑप्शन भी जान रहे हैं ना तब भी आप किसी को मार देंगे, कोई ज़रूरी नहीं है किसी को नहीं आ रहा है तो नहीं मालूम है।
तो अगर आपको अन्य ऑप्शन भी पता है तो बाय थ्रू थ्रू ऑप्शन के थ्रू बाय थ्रू ऑप्शन के थ्रू भी आप इसको सही कर सकते हैं। जैसे मैथ में करते हैं ना, उसी तरह से यहाँ भी कर सकते हैं। तो अन्य ऑप्शन भी आपको जानकारी होना चाहिए, इसीलिए हम कोई ऑप्शन छोड़ नहीं रहे हैं। ठीक है, हम जितना हो सकता है उतना हम बता रहे हैं। बात करें इंटरपोल, इंटरपोल जो है ये इंटरनेशनल पुलिस सहयोग है, पूरी दुनिया भर की पुलिस है। और ये नाटो जो है ये सैन्य गठबंधन है यूरोपीय यूनियन और अमेरिका का। विश्व बैंक जो है ये जो वित्तीय सहायता संस्था है जो विकासशील देशों को, गरीब देशों को ऋण प्रोवाइड करता है। तो ये तो होगा ही नहीं, तीन ऑप्शन होगा नहीं, चौथा ऑप्शन यूएनसीसीटी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दूध उत्पाद, ब्रेड आदि आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी दर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5%। राइट आंसर हो जाएगा 5%, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो है आवश्यक वस्तु है, ज़्यादातर लोग इसको यूज करते हैं, इसलिए इस पर कम जीएसटी के तौर पे इसे रखा गया है। अभी जीएसटी में हाल ही में चेंज हुआ है तो सब कुछ बदल गया है, तो अभी उसको अच्छे से पढ़ के जाइए। हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। अभी जीएसटी 2.0 अभी आया है। ठीक है, ये कब आया है? तो ये 22 सितंबर, डेट याद रखिएगा, 22 सितंबर ये क्वेश्चन छपने वाला है। तो 22 सितंबर 2025, 22 अभी पिछले साल 22 सितंबर को ये लागू हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसी ना किसी शिफ्ट में आने वाला है, इसको आप ध्यान में रखिए। तो इसका उद्देश्य क्या है? टैक्स ढांचे को आसान बनाना है, जीएसटी को और आसान बनाना है। इसमें मुख्य तौर पर तीन जो हैं टैक्स स्लैब हैं, 3 टैक्स स्लैब हैं। कौन कौन से हैं? एक 0% है, 0% है, और एक 5% है, और एक जो है 18% है। ठीक है, पुराने में तो और था, लेकिन इसमें जो है मुख्य रूप से 3 है। ठीक है, और एक और भी है 40% भी है। 40% जो है ये जो है आमतौर पे ये लग्जरी गुड्स हैं उनके लिए इसका यूज किया गया है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चंद्रमा पर नासा के मानवयुक्त लैंडिंग मिशन को क्या नाम दिया गया है जो 2024-25 तक होने की संभावना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टेमिस हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन से हो जाएगा। आर्टेमिस जो है वो ये आर्टेमिस प्रोग्राम या आर्टेमिस मिशन जो है चंद्रमा पर नासा द्वारा मानवयुक्त मिशन है। और अन्य ऑप्शन की बात करें उससे पहले हम जान लेते हैं कि चंद्रमा पर पहली बार मानव चांद पर कब उतरा था? तो ये 1969 में उतरा था, नील आर्मस्ट्रांग जो है। और ये 1969 में उतरे थे। और ये कौन सा मिशन था? अपोलो 11 ये मिशन था। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन देखिए अभी लेखपाल में पूछा गया था, अगर ये बच्चा जिसको सही आता रहा होगा वो सही किया होगा। पहले क्वेश्चन को देखते हैं, ये आगे बढ़ें तो अन्य ऑप्शन को देख लेते हैं। लूनर गेटवे क्या है? लूनर गेटवे जो है ये एक स्पेस स्टेशन प्रोजेक्ट है। ओरियन क्या है? ओरियन जो है ये स्पेस क्राफ्ट कैप्सूल है। ठीक है, अपोलो रिगेंड क्या है? ये ऐसा कोई मिशन वगैरह नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रोग्रामिक रिएक्टर परियोजना का उद्देश्य निम्नलिखित की व्यवहार्यता प्रदर्शित करना है। अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर, तो ऊर्जा उत्पादन के लिए परमाणु विखंडन ये हो सकता है। अन्य ऑप्शन को भी देख लेते हैं। बड़े पैमाने पर और कार्बन मुक्त स्रोत रूप में संलयन ऊर्जा। अन्य ऑप्शन को भी देख लेते हैं। उन्नत सौर पैनल प्रौद्योगिकी, तो ये थर्मोन्यूक्लियर पावर रिएक्टर है, तो ये तो होगा नहीं। अंतरिक्ष आधारित बिजली उत्पादन करना है, तो ये दोनों नहीं होगा। ये अब इसी दो में से कोई एक है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा संलयन ऊर्जा जो है, संलयन ऊर्जा वाला ये बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। बड़े पैमाने पर और कार्बन मुक्त स्रोत के रूप में संलयन ऊर्जा को बढ़ावा देना, ये राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, और ये जो है प्रोजेक्ट स्टार्ट कहाँ पे किया गया है? ये जो परियोजना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया फ्रांस द्वारा स्टार्ट किया गया है। फ्यूजन एनर्जी, संलयन ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए फ्यूजन एनर्जी ठीक है ना, ये फ्यूजन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए इसका यूज किया गया है। और बात करें जो न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो जो नाभिकीय रिएक्टर में यूज किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में ध्यान रखिए न्यूक्लियर फ्यूजन का यूज किया जाता है। और न्यूक्लियर फ्यूजन ये FISSION फ्यूजन। और फ्यूजन जो है ये फ्यूजन जो है वो सूर्य पे जो ऊर्जा बनती है उस पर फ्यूजन होता है। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर में फ्यूजन होता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। संलयन जो होता है कहाँ पे होता है? वो सूर्य पे होता है। विखंडन जो होता है वो नाभिकीय रिएक्टर में होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
14 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा, राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है 14 सितंबर को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को जो है हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार किया गया था, इसीलिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अन्य ऑप्शन की बात करें तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो 25 जनवरी को मनाते हैं, 25 जनवरी को मनाते हैं। और विश्व कैंसर दिवस की बात करें तो ये 4 फरवरी को मनाते हैं, 4 फरवरी को। इंजीनियर दिवस जो है वो 15 सितंबर को मनाते हैं, इसको आप ध्यान में रखिए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दिवस से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में लगभग पूछे गए हैं, तो दिवस को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा, सड़क मार्ग से रिलेटेड है, जो इसका संबंध सड़क मार्ग को बेहतर करना है। सागरमाला प्रोजेक्ट की बात करें तो ये जल मार्ग जो है ये सागरमाला प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। और हवाई अड्डे जो है ये उड़ान स्कीम जो आई थी वो हवाई अड्डों से रिलेटेड है। वानिकी ये जो फॉरेस्ट से रिलेटेड है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार भारत में प्रकाश के त्यौहार के रूप में जाना जाता है? तो बहुत ही आसान है, तो बी वाला ऑप्शन जो हो जाएगा, ये दिवाली जो है ये भारत में प्रकाश के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन भगवान राम जो है अयोध्या में वापस आए थे वनवास के बाद, तो उनके स्वागत के लिए अयोध्या वासियों ने दीपोत्सव मनाया था, इसलिए इसे प्रकाश त्यौहार के नाम से जानते हैं। होली जो है रंगों प्रेम का त्यौहार है। क्रिसमस जो है ये बड़ा दिन जो है ऑस्ट्रेलिया में गर्मी के दिन में मनाया जाता है, वहाँ बड़ा दिन होता है क्योंकि इसी क्रिसमस के दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ईद जो है ये मुसलमानों का एक पवित्र त्यौहार है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय जीएसटी में निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, सेवा कर के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। गुड्स वस्तु और सेवा कर, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन से ही जीएसटी के फुल फॉर्म से भी इसको आप सही कर सकते हैं, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आयकर और धन कर ये जो है केंद्र सरकार के टैक्स हैं, और संपत्ति कर ये राज्यों से रिलेटेड टैक्स है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने पहली बार बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, महात्मा गांधी जी ने ये विचार प्रस्तुत किया था। और अन्य ऑप्शन की बात करें तो बी, जवाहरलाल नेहरू को आप जानते हैं कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, और ये 1929 के कांग्रेस अधिवेशन के लिए ये बहुत ही फेमस, इसमें पूर्ण स्वराज का इन्होंने लक्ष्य घोषित किया था, उसकी अध्यक्षता इन्होंने किया था। दयानंद सरस्वती ये जो हैं ये क्यों प्रसिद्ध हैं? ये आर्य समाज की इन्होंने स्थापना किया था। राजा राम मोहन जो है, राजा राम मोहन जो है ये ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, और ये भारत के पुनर्जागरण, आधुनिक भारत के निर्माता इन्हें कहा जाता है। भारत के पुनर्जागरण इन्होंने इनका जनक माना जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में 2020-21 में कौन सा राज्य मसालों का प्रमुख उत्पादक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वर्तमान में भी सबसे ज़्यादा मसालों का उत्पादन करने वाला मध्य प्रदेश है। असम जो है चाय प्रथम स्थान पर जाएगा। कर्नाटक जो है ये कॉफ़ी के लिए पहले स्थान पर आता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रथम लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड, शांति भंग का आजीवन पुरस्कार को प्राप्त किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा, सलमान रुश्दी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सलमान रुश्दी को पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड मिला था, और ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और वैचारिक बहस से जुड़े व्यक्ति को दिया जाता है। सलमान रुश्दी की कौन सी फेमस बहुत बुक है? वो मिडनाइट चिल्ड्रन, ये बहुत ही फेमस बुक है, लेकिन ये अवार्ड जो दिया गया है वो द सैटेनिक यार ये द सैटेनिक वर्सेस ये जो बुक लिखा है इन्होंने, इसी बुक के लिए ये लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड जो है मिला है, क्योंकि एक वैश्विक चर्चा का विषय ये बुक रही है, इसलिए इन्हें ये अवार्ड मिला। अन्य ऑप्शन की बात करें तो अरुंधति राय ये जो है इन्होंने ये भारत की एक प्रसिद्ध लेखक हैं जिन्होंने द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स लिखा है। और जॉय बिडेन जो भारत के अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं। अन्य ऑप्शन की बात करें तो ये 3 ऑप्शन हम देख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे कम लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य है, तो सबसे कम लिंगानुपात वाला हरियाणा आएगा पहले स्थान पर। हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ का है? तो केरल पहला उसका स्थान हो जाएगा। और अन्य ऑप्शन की बात करें तो
कोई बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस नहीं है इनका। आगे देखते हैं, जनसंख्या का घनत्व है, ये सी वाला ऑप्शन सी होगा, N/S, ठीक है, N/S हो जाएगा, D=N/S। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी का एकीकरण भारत के आंतरिक सुरक्षा ढांचे को कैसे बढ़ाता है? तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। पहले ऑप्शन को देखते हैं, समग्र निगरानी को बढ़ाते हुए वास्तविक समय स्थान ट्रैकिंग प्रदान करके, ये ऑप्शन सही हो सकता है। मानव सुरक्षा कर्मियों की आवश्यकता को पूरी तरह समाप्त करके, ये ऑप्शन गलत है। नागरिकों के लिए एक कागजी कार्रवाई को कम करके और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके, ये ऑप्शन गलत है। पहचान और सत्यापन प्रक्रियाओं में सुधार करके, पहचान और सत्यापन प्रक्रिया में सुधार करके, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बायोमेट्रिक लगता है, पहचान के लिए बायोमेट्रिक होता है, आइरिस स्कैन होता है, फेस स्कैन होता है, तो ये बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी का ये यूज होता है, तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व इन्होंने किया था, 1928 में गुजरात में किया था। और इसी बारदोली सत्याग्रह में ये किसान जो हैं, जो अंग्रेज जो थे, वो किसानों से बढ़े हुए टैक्स का लगान मांग रहे थे, तो इन्होंने कहा था कि टैक्स से नहीं बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो इसी के बाद से इन्हें सरदार की उपाधि मिलती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अन्य ऑप्शन को भी देख लेते हैं थोड़ा सा। महात्मा गांधी जो है, ये भारत में जो है 1915 में दक्षिण अफ्रीका से इनकी एंट्री होती है। उसके बाद चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद आंदोलन, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा असहयोग आंदोलन 1920 में होता है। 1930 में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन करते हैं, वो नेतृत्व करते हैं। और सुभाष चंद्र बोस ये जो है कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष रहे हैं। कांग्रेस अधिवेशन के कब? 1939 में, त्रिपुरी अधिवेशन में, और 1940 में भी रहे हैं, ठीक है। 40 में विवाद हो जाने के बाद ये अध्यक्षता त्याग देते हैं। और ये त्रिपुरी वाला थोड़ा सा देख लेना यार, त्रिपुरी वाला कौन सा था, ठीक है ना। 1939 में कहाँ पे हुआ था, 1940 में कहाँ हुआ था। और ये इसके बाद ये जो जर्मनी जाते हैं, फिर वहाँ से सिंगापुर जाते हैं, जहाँ पे ये इंडियन नेशनल आर्मी का गठन करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू के बारे में हमने कई बार डिस्कशन कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, 2021 में इंस्टाग्राम को इंटरनेट पर दुनिया का सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कौन सा स्थान है? तो 2021 में इसका चौथा स्थान था। अब लेटेस्ट डेटा के अनुसार बताएं तो जो है दुनिया का जो 5 सबसे बड़े प्लेटफॉर्म है उसको आप ध्यान में रखिए। पहले प्लेटफॉर्म पे आता है फेसबुक पहले स्थान पे आता है, और दूसरे नंबर पे आता है इंस्टाग्राम, इंस्टा जो है दूसरे स्थान पे आएगा, वो हो जाएगा। तीसरे नंबर पे है व्हाट्सअप तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे यूट्यूब है, और पाँचवें नंबर पे टिकटॉक है। वर्तमान में भारत में बैन है, लेकिन 5वें स्थान पे इसका स्थान आता है। पहले पे फेसबुक, दूसरे पे इंस्टाग्राम, तीसरे पे व्हाट्सअप और चौथे पे यूट्यूब हो जाएगा, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखिए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, चीन ने तिब्बत पर कब आक्रमण किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन सही होगा। 1950 में चीन ने तिब्बत पर आक्रमण किया था, धीरे धीरे इस पर अधिकार कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जीव को जल प्रदूषण का जैव संकेतक माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन सी हो जाएगा, मेढक को। दोस्त ये जल प्रदूषण का जैव संकेतक माना जाता है, क्योंकि मेढक जो है ये उभयचर प्रणाली है, और ये जल और स्थल दोनों जगहों पर रहता है, और इसकी जब कमी होती है तो जल प्रदूषण का संकेत मिलता है, बायो इंडिकेटर है जल प्रदूषण का। और बात करें, कुछ लोग केचुआ पे जा सकते हैं, तो केचुआ जो है ये मृदा प्रदूषण का संकेतक है, ठीक है। तो जेब्रा और शेर यहाँ पे होंगे नहीं। तो इस तरह से दोस्त हमने 38 प्रश्नों को 76 प्रश्नों को हमने देखा, जो कब पूछे 23 अगस्त 2025 के दोनों शिफ्टों के 76 प्रश्नों को देखा। उसको हमने एक एक प्रश्न को अच्छे से समझे, एक एक ऑप्शन को अच्छे से देखें, ठीक है। तो इसमें हमने देखिए सटीक उत्तर देखा, एक्सप्लेनेशन देखा, और जो विकल्प थे उससे भी जुड़ी हमने जानकारी इकट्ठा किया। हमने थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन बहुत तेज नहीं गए हैं। रिवीजन कर पाए आप 76 क्वेश्चन का। यहाँ से क्वेश्चन जो रिपीट हो सकते हैं, डायरेक्ट रिपीट हो सकते हैं, ऑप्शन के थ्रू रिपीट हो सकते हैं, तो इसको आप बहुत अच्छे से देखे हैं। एग्जाम का देखें किस तरह से ट्रेंड पूछा जा रहा है। क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई नहीं है, कुछ क्वेश्चन थोड़े से फैक्चुअल, अधिकांश क्वेश्चन फैक्चुअल ही हैं, तो थोड़े से कठिन थे, 2-4 क्वेश्चन कठिन मिले हैं। बाकी सारे क्वेश्चन जो है
और इन्हें मॉडरेट से मॉडरेट के लेवल में रख सकते हैं। तो अगर आप लूसेंट पढ़ते हैं तो वहाँ से आपका अधिकांश क्वेश्चन सही हो जाएंगे। अगर आप जो भी नोट्स फॉलो करते हैं या लूसेंट पढ़ते हैं तो वहाँ से आपका अधिकांश क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखा, थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो।